हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी ये है एरोडायनेमिक्स के थ्री इडियट्स यानी कि लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। हाँ जी, इनकी मर्जी के बिना ना तो कोई चीज हवा में उड़ सकती है और ना ही कोई उड़ती हुई चीज जमीन पर उतर सकती है। वैसे एक चौथी चीज भी है, आइए दिखाता हूँ आपको। इनकी भोली शक्ल पे मत जाना, ये आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ जी, ये हर जगह मौजूद है, हर उड़ती हुई चीज में मौजूद है, हर तैरती हुई चीजें मौजूद हैं। ये है वेट। और भाई साहब हम आपको भूले नहीं हैं, आप तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये थोड़े सीधे हैं, सज्जन हैं, इसीलिए बाकी की तीन चीजें इन्हें पटा लेती हैं, जिसकी वजह से हर तैरती हुई चीज इन्हें मैनेज कर लेती है। चलिए अब आपको आज ही कहानी के हीरो से मिलाते हैं। तो ये है लिफ्ट। हाँ जी, और ये क्या कर सकते हैं इस बात को इन्होंने दो लाइनों में समझाया है। तो अर्ज किया है, दिल की तमन्ना है कि मैं हवा में उड़ा ले जाऊं तुझको। हाँ जी, दिल की तमन्ना है कि मैं हवा में उड़ा ले जाऊं तुझको, बस तू अपना वजन कम कर ले ताकि ये काम आसान लगे मुझको। यही है इनके दिल की तमन्ना। ये किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकते हैं अगर उसका वेट कम हो जाए। किससे कम हो जाए? अगर किसी चीज का वजन इनके द्वारा लगाई जा रही ताकत से कम हो जाए तो ये बड़ी आसानी से उसे हवा में तैरा सकती हैं। यही है वो मेन फोर्स जो हवा में चीजों को उड़ाती है। और ये काम ये कैसे करते हैं ये हम जानने वाले हैं। लेकिन यहाँ दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर लिफ्ट को पैदा करने वाला कौन है? कोई चीज तो होगी जो लिफ्ट लगा रही है। हाँ जी बिल्कुल है, और वो है ये। नहीं, ये गलत स्लाइड है। हाँ ये है, देखिए हवा और पानी ही वो चीजें हैं जो लिफ्ट फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये लिफ्ट फोर्स लगा क्यों रहे हैं, आइए इसे समझते हैं। तो जी ये दोनों चीजें आर्किमिडीज की बहुत बड़ी फैन है और इन्होंने खा रखी है कसम कि बेटा बिल्कुल ना डूबने ना गिरने देंगे तुमको हम। अगर आर्किमिडीज के नियम का सम्मान करोगे तुम, तो आखिर आर्किमिडीज का नियम कहता क्या है, चलो पता करते हैं। तो अगर आपको किताबी भाषा पसंद है तो आप ये पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पसंद तो मोटा माटी मैं बता देता हूँ। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, अगर कोई चीज हवा या पानी में तैर रही है तो उस पर एक फोर्स लगेगी जिसे हम कहेंगे बायंट फोर्स। और ये बायंट फोर्स आखिर करती क्या है? यही है वो फोर्स जो चीजों को लिफ्ट कराती है। अगर बायंट फोर्स पानी या हवा में तैर रही किसी चीज के वजन से कम हो जाए तो वो चीज डूब जाएगी, और अगर बायंट फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो चीज तैरने लगेगी, और अगर बराबर हो जाए तो वो एक जगह स्थिर हो जाएगी यानी फ्लोट करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, ऐसे लोगों की कोई कमी थोड़ी है, वो लोग सबूत मांग सकते हैं कि भैया अपनी बात को साबित करो, सबूत दिखाओ। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूं विरोध की कीर्तन मंडली। हाँ जी, ये वही कीर्तन मंडली है जिन्हें हर चीज का विरोध करना है, चाहे वो विज्ञान हो, क्योंकि इनका काम धंधा उसी चीज से चलता है। अब आप इस उदाहरण को देखिए, अगर कोई भी चीज हवा में है तो नीचे की तरफ उसका लगेगा वजन यानी कि mg, और लिफ्ट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। अगर ये फोर्स बड़ी हो जाए तो ये चीजों को ऊपर उठा लेगी, और अगर ये ऊपर और नीचे वाली फोर्स बराबर हो जाए तो वो हवा में एक जगह स्थिर हो जाएगी। और अगर ये बड़ा हो गया तो भाई साहब ना तो फिर कोई चीज तैरेगी ना कोई चीज हवा में लटकेगी, वो तो डूबेगी और या नीचे गिर जाएगी। लेकिन अब एक जेन्युइन सवाल दिमाग में आता है कि अगर ये फोर्सेस ऊपर और नीचे की तरफ काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज हवा में या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन हमें तो हवा में आगे बढ़ना है। आखिर हवा में आगे बढ़े कैसे? तो उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, ये भाई साहब ना गलती से इन बड़े बड़े गुब्बारों को पकड़कर ये सोच रहे थे कि ये गुब्बारे इन्हें हवा में कहां उड़ा सकते हैं, लेकिन उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि इन गुब्बारों के अंदर भरी हुई हीलियम गैस आसपास की हवा से कम डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है, वो हल्की है। अब क्योंकि वो हल्की है तो लिफ्ट फोर्स हो गई बड़ी, और लिफ्ट फोर्स बड़ी हो गई तो इनका जो mg है वो रह गया छोटा, इसलिए ये हवा में उड़ गए। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके जो वाटर माइन होती हैं वो भी बनाई जाती हैं। इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दिया है, और क्योंकि इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया है तो इसकी डेंसिटी कम हो गई है, और डेंसिटी कम है तो ये ऊपर जाना चाहती है। इसीलिए जो वाटर माइंस होती हैं इस तरह से पानी के अंदर झूलती हैं। अब देखिए दिमाग में एक और सवाल आता है कि चीजों को पानी पर स्थिर करना तो आसान है, लेकिन हवा में एक जगह रोकना तो मुश्किल काम है। लेकिन ये इतना मुश्किल है क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए होता क्यों है। देखिए ये जो पानी है इसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा है। इसका उदाहरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपने कहानी सुनी होगी एकता में बल, जिसमें बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा तोड़ने के लिए कहा जाता है। हाँ जी, जब पानी के कण एक जगह इकट्ठा होकर इकट्ठी ताकत लगाते हैं तो पानी के द्वारा लगाई जा रही बायंट फोर्स इतनी बढ़ जाती है जो इस नाव को बड़े आराम से तैरा सकती है। लेकिन ये हवा में नहीं होता। हवा के कण बिगड़े हुए बच्चों की तरह, ओ दैट्स सो डर्टी, ओ नो 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 प्लीज कीप इट अवे, कीप इट अवे, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना उनकी तरह है। क्यों? ये सारे कण एक दूसरे को कहते हैं अरे तू परे चल, अरे तू रे चल। इसीलिए हवा में ये इकट्ठी इतनी ताकत नहीं लगा पाते कि कोई चीज एक जगह टिक जाए। अब क्योंकि हवा में किसी चीज को टिकाना मुश्किल है तो कोई काम करना पड़ेगा, और वो काम
इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये है एरोडायनेमिक्स में ABCD PhD जितनी भी डिग्रियां सारी कर चुके हैं, इनसे बढ़िया एरोडायनेमिक्स को कोई नहीं समझता। और जितनी भी चीजें हमने कॉपी की हैं, यानी कि हवा में तैराई हैं या उड़ाई हैं, वो सब यहीं से कॉपी की हैं। इन्हीं का चाल चलन हमने हवा में देखा कि आखिर ये हवा में एक जगह रुकते कैसे हैं, तैरते कैसे हैं, सब कुछ यहीं से सीखा है। और उसी के आधार पे आज हमने अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिजाइन किए हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, क्योंकि हवा में चलने से लिफ्ट कैसे मिलेगी? इसका कोई लॉजिक है, कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब हवा में चलने से यानी किसी चीज के उड़ने से या तैरने से लिफ्ट मिलती है? इस बात को लॉजिकली कैसे प्रूव करें? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब ये जनाब हवा में उड़ते हैं तो इनके पंखों के ऊपर और पंखों के नीचे हवा के बहने की गति अलग होती है। और क्योंकि ऊपर और नीचे हवा की गति अलग है तो एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, अंतर पैदा होता है, और यही अंतर लिफ्ट प्रदान करता है। हाँ जी, यही है असली एरोडायनामिक्स। अब तक मैंने आपको जो भी बताया, इन सारी चीजों को अब हम प्रयोग के माध्यम से साबित करेंगे, यानी कि करेंगे एक्सपेरिमेंट और प्रूव करेंगे कि जितनी भी चीजें हमने जानी है एक्चुअल में वो काम करती कैसे हैं या कर कैसे रही हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, क्योंकि बात रफ्तार पे आ गई है कि पक्षियों के पंख के ऊपर और नीचे रफ्तार में अंतर लिफ्ट पैदा करता है, तो सबसे पहले रफ्तार को ही समझते हैं। और क्योंकि हवा और पानी दोनों फ्लूइड हैं और लगभग दोनों सेम तरीके से व्यवहार करते हैं, तो पहले पानी की मदद से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप जरा ये सोचिए, अगर आप एक पाइप का टेंटवा दबा दें तो आखिर उससे होगा क्या? होना क्या है? अगर आप पाइप का टेंटवा दबाएंगे तो उसमें से निकलने वाले पानी की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिसे हम इस उदाहरण से देख सकते हैं। ये आर्मी की टुकड़ी थोड़ी सी जगह में से निकलने की कोशिश कर रही है और जहां पर जगह कम है वहां इन्हें तेजी से निकलना पड़ा। तो यहां से ये बात साबित होती है कि अगर हम एरिया कम कर दें तो निकलने वाले फ्लूइड की रफ्तार उस कम जगह में से निकलने वाले फ्लूइड की रफ्तार बढ़ जाएगी। और इस चीज को हम इस एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने एक पत्ती को मोड़कर इस तरह से डिजाइन करा कि उसके ऊपर और उसके नीचे पानी की रफ्तार को देखा जा सके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो जगह है जहां पर पानी की रफ्तार तेज है बाहर के मुकाबले। लेकिन जरा आप मुझे ये बताइए, अगर इसी बहते हुए पानी को एक जगह ज्यादा एरिया मिले और एक जगह कम एरिया मिले तो दोनों जगह पर पानी की रफ्तार तो बदल जाएगी, लेकिन क्या ये बदली हुई रफ्तार बराबर प्रेशर लगाएगी? क्या दोनों का प्रेशर बराबर होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी की तेज रफ्तार ज्यादा प्रेशर लगाती है तो ये चीज बदलने वाली है, क्योंकि ये गलत है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एरिया कम है, रफ्तार तेज है, लेकिन प्रेशर कम है। यहाँ एरिया ज्यादा है, रफ्तार कम है, लेकिन प्रेशर ज्यादा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि अगर फ्लूइड के बहने की रफ्तार तेज है तो प्रेशर कम महसूस होगा। हाँ जी, और अब हमें क्योंकि ये बात पता लग गई है तो अब हम इसका फायदा उठाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, ये है वेंचुरी ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर से हम हवा को बाहर निकालेंगे। जैसे ही हवा बाहर निकलने लगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है तो हवा के बहने की रफ्तार बढ़ जाएगी। और क्योंकि हवा के बहने की रफ्तार बढ़ चुकी है तो अभी अभी हमने सीखा है कि अगर फ्लूइड के बहने की रफ्तार बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रेशर घटेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्रेशर घट चुका है, यहाँ प्रेशर कम हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो चुका है, तो देखिए ये वाला फ्लूइड ऊपर चला गया और ये वाला फ्लूइड नीचे आ गया। यानी कि अगर हवा के बहने की रफ्तार बढ़ जाए तो प्रेशर घटता है। ये बात याद रखिएगा। इसी का फायदा उठाएंगे अब हम प्लेन बनाने में। अब इस चीज को हमने इस एक्सपेरिमेंट से भी साबित कर दिया। मान लेते हैं कि ये प्लेन की पंखड़ी है, यानी कि उसका विंग। अब अगर इसके ऊपर से हवा के बहने की रफ्तार को तेज कर दिया जाए तो देखिए इसका पंख एक लिफ्ट महसूस कर रहा है, यानी कि नीचे से अप थ्रस्ट महसूस कर रहा है, एक फोर्स महसूस कर रहा है जो इसे ऊपर उठा रही है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे हैं कि विंग्स को किस तरह से डिजाइन करें ताकि हमें ये पता लग सके कि विंग के किस हिस्से पर कितना प्रेशर लगेगा, यानी कि ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, विंग के ऊपर से हम हवा बहाएंगे और क्योंकि इसके ऊपर से हवा बहेगी तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा और जितना प्रेशर कम होगा उतनी ही ये लाइनें ऊपर नीचे होकर हमें बता देंगी। जितनी ज्यादा लाइन ऊपर जाएगी इसका मतलब उतना ही ऊपर के हिस्से में प्रेशर कम हुआ और जितनी लाइन नीचे बैठेगी इसका मतलब प्रेशर उतना ही कम हुआ है। अब देखिए हमने हवा चालू करी तो आप देख सकते हैं विंग के अलग अलग हिस्सों पर, यानी कि अलग अलग कर्वेचर पर, अलग अलग घुमाव पर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग आई है। यही है एरोडायनामिक्स। चलिए आगे देखते हैं। अब वहां से आइडिया लेकर हमने एरोप्लेन के विंग को डिजाइन कर दिया जो कि है एयरफॉयल शेप में। हाँ जी, एयरफॉयल शेप जो कि एक परफेक्ट शेप है
हवा में किसी चीज को उड़ाने के लिए। अब जरा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब देखिए एयरफॉयल शेप को हमने इस स्पेशल लिक्विड में निकाला, तो देखिए यहाँ पर पानी की रफ्तार ज्यादा है नीचे के मुकाबले, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया, और क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा हो चुका है तो अब ये हवा में उड़ेगी, हवा में उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये पता करने के लिए कि ऊपर और नीचे बहती हुई हवा कितना प्रेशर उत्पन्न कर सकती है, यानी कितनी लिफ्ट जनरेट कर सकती है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और ये एक्सपेरिमेंट हमें बता देगा कि हवा में ऊपर और नीचे बहने की गति में आया हुआ अंतर कितनी ताकत पैदा करता है। चलिए पता करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये मोटा माटी समझा देता हूँ। ये है ब्लोवर जो कि हवा छोड़ेगा, ये है प्लेन का रफ डिजाइन, ठीक है जी। हमने इसकी टेल पर कुछ वजन लगा दिया। अब जैसे ही हवा यहाँ से जाएगी तो इसके ऊपर और नीचे हवा के बहने की रफ्तार अलग होगी, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा। अब हम क्या पता करने वाले हैं, हम इसके एंगल को बार बार चेंज करेंगे, यहाँ पर वजन डालेंगे ताकि हमें ये पता लग सके कि ये जो चीज है यानी कि इसका जो एंगल है कितनी लिफ्ट पैदा कर रहा है, ये हमें पता लग जाएगा। अब हमने थोड़ा सा इसके विंग को घुमाया यानी कि कुछ डिग्री घुमा दिया। अब इससे होगा क्या, नीचे हवा ज्यादा आएगी यानी कि नीचे हवा का दबाव ज्यादा होगा, ऊपर हवा अभी भी आसानी से जाएगी, तो ये ऊपर उठ गया, हमने वजन डाल दिया, अभी भी नीचे नहीं आया, हमने और वजन डाल दिया। अब यहां से हमें पता लग गया कि ये कितने वजन को बैलेंस कर सकता है। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, और वजन डालेंगे और तब तक डालते रहेंगे जब तक ये नीचे ही ना बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने विंग के एंगल को इतना घुमा दिया कि अब ये इस वजन को उठा नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विंग्स हैं उनका एंगल भी मायने रखता है कि एयरफॉयल शेप के बने हुए विंग पर नीचे से कितनी लिफ्ट लगेगी। हाँ जी, विंग का एंगल बहुत मायने रखता है, इसीलिए विंग्स को बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है, जिसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए अब क्योंकि ये विंग हमने इतना ज्यादा टेढ़ा कर दिया तो नीचे और ऊपर लगभग हवा के बहने की गति सेम है, और जब हवा के बहने की गति सेम हो जाएगी तो भैया इसे लिफ्ट मिलनी बंद हो जाएगी, हवा में एक जगह अटक जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा कर दिया तो हो सकता है इसकी लिफ्ट घट जाए और ये नीचे ही आके टपक जाए। और क्योंकि हमारा प्लेन नीचे टपक सकता है तो इसको बचाने के लिए हमने विंग के एंगल को वापस कम कर दिया, और जैसे ही हमने विंग के एंगल को कम करा ये वजन फिर से बैलेंस हो गया। तो यहाँ से मोटा माटी हमें ये पता लगा कि एक एयरप्लेन को उड़ाने के लिए जो लिफ्ट है वो कैसे जनरेट होती है, उसमें हवा के ऊपर और नीचे बहने की रफ्तार का क्या योगदान है, और एरोप्लेन के जो पंख हैं उन्हें एरोफॉयल शेप में ही डिजाइन क्यों किया गया है, और एरोफॉयल शेप में बनाने के बाद उन पंखों को किस एंगल पे रखा जाता है, इस चीज से उड़ने वाली चीज पर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हमें आज की वीडियो समझ में आ गई। तो जी एरोडायनेमिक्स के 3 इडियट्स में से एक इडियट यानी कि लिफ्ट का आज चैप्टर खत्म। ये भाई साहब की तारीफ पूरी हो चुकी है, और अब बचते हैं ड्रैग जो कि नीचे खींचता है या पीछे खींचता है, और थ्रस्ट जो चीजों को आगे धकेलता है, जिसके ऊपर वीडियो जल्दी आने वाली है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।